आपको भी जानना है छत्तीसगढ़ का इतिहास या फिर कैसे राजा महाराजाओं के ज़माने में कौन-सा जो गढ़ था, कौन-सा क्षेत्र था, कौन-सा रियासत के कौन से राजा थे, उनके डॉक्यूमेंट आज भी मौजूद है। छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उससे पहले के जो है कुछ इतिहास है, जिनके जो डॉक्यूमेंट है वो आज भी संभाल कर रखा गया है। उसी का अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार सप्ताह के अंतर्गत आर्ट गैलरी में आज जो वो डॉक्यूमेंट जितने भी है उनका प्रदर्शनी लगाया गया है। 8 तारीख से 12 जून तक ये प्रदर्शनी है वो लगी हुई है। सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक यहाँ आके कोई भी ये डॉक्यूमेंट का जो है देख सकते हैं डॉक्यूमेंट को, चाहे वो एयरपोर्ट जो है बनने को लेकर डॉक्यूमेंट हो या प्रथम राष्ट्रपति कब आए थे, क्यों आए थे, कहाँ आए थे, ये सभी जो है डॉक्यूमेंट और फोटो यहाँ प्रदर्शनी में लगाए गए हैं। चलिए आपको अंदर में हम करीब से दिखाते हैं कि कब कब क्या क्या कुछ हुआ था, उसका जो डॉक्यूमेंट है वो संभाल कर रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार सप्ताह के अंतर्गत ये जो है प्रदर्शनी लगाया गया है। ये जो तस्वीर है 1931 के भारत जनगणना का जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं और पूरा उसमें उसका विवरण लिखा हुआ है। 1930 1931 में जो जनगणना हुआ था और इधर प्राचीन जो स्मारकों के जो संरक्षण के लिए जो समझौता जो हुआ था 1938 में, ये भी आप देख पा रहे हैं। तो अलग-अलग ये जो है डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर लगाया गया है। जुलाई 1947 रायपुर में स्थानीय अवकाश का ये अनुरोध हुआ था प्रधानमंत्री के जन्मदिन 4 अगस्त के उपलक्ष्य में। तो ये देखिए 1947, तो ये इसका पूरा विवरण है कैसे हुआ था, क्या हुआ था, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर में ये अवकाश की जो घोषणा और बस्तर में 1948 विलय के जो नया कानून लाया गया था, ये बस्तर उस समय राजा महाराजाओं का ये जो है जब राज चलता था, कोशल यूनियन के गठन का प्रयास 1948 में हुआ था। देखिए 1948 में ऐतिहासिक ये पृष्ठभूमि और जो उससे संबंधित जो भी डिटेल है ये इसमें लिखा गया है। आप पढ़ पा रहे होंगे, हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सभी जितने भी दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, ये सभी यहाँ लगाया गया है। अलग-अलग जो है नियम कानून जो बनाया गया है उसको लेकर या फिर कहें जब छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश के हिस्से में था तो उस समय का भी आप रिकॉर्ड देख पा रहे हैं। राज्य विलय आदेश 1949 से संबंधित जो अभिलेख है उसको भी संग्रहित करके रखा गया है। तो ये लगाया गया है। तो जैसे कि हम सभी को ज्ञात है कि पहले राजा महाराजाओं का राज चलता था, जो पंचायती राज है उससे, तो भारत संघ में विलीनीकृत रियासतों द्वारा उपयोग किए जाने वाले झंडों का चित्रमय विवरण, मतलब अलग-अलग जो रियासतें थी उनके अलग-अलग झंडे जैसे आप देख पा रहे हैं इधर, और सभी झंडों का जो कलर है उसमें जो प्रतीक चिन्ह रहता था उससे जो है पता चलता था कि वो कौन से रियासत के हैं। जैसे बस्तर रियासत का आप ध्वज देख पा रहे हैं, कांकेर रियासत, उदयपुर रियासत, सरगुजा रियासत, सभी में अलग कलर, अलग जो है उसमें प्रतीक चिन्ह। ये सभी रायगढ़ रियासत, सारंगढ़, जशपुर, ये जो है ध्वज अलग-अलग रियासत का ध्वज आप देख पा रहे हैं, कवर्धा, राजनांदगांव। तो उससे पता चलता था कि हाँ, कि ये इस रियासत के जो है ध्वज है। ये जैसे आज हम भारत का जो ध्वज देखते हैं तिरंगा झंडा, वैसे पहले राजा महाराजाओं के ज़माने में ये ध्वज से ही पता करते थे कि ये इस रियासत के थे। इसके अलावा देखिए जो जमींदार थे, जैसे बस्तर महाराजा, ये कुटरू जमींदार, इसके अलावा ये पूरा बस्तर के जो जमींदार, ये 12 मई 1949 का आप ये जो डॉक्यूमेंट देख पा रहे हैं उस जमाने का है। ये 1949 कुटरू जमींदार को बस्तर महाराजा द्वारा दिए गए सनद को शासन द्वारा अमान्य किए जाने से संबंधित ये दस्तावेज है। तो ये प्रदर्शनी के लिए लगाया गया है। आप यहाँ के इसका अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उस ज़माने में ये
कैसा डॉक्यूमेंट तैयार हुआ था, क्या कुछ लिखा गया है, तो ये आप आकर देख सकते हैं। और आपको इधर हम दिखा रहे हैं क्या कुछ और डॉक्यूमेंट यहाँ लगाया गया है। कांकेर रियासत के मंदिरों का प्रबंधन, तो किस प्रकार से उस जमाने की उस रियासत के जितनी भी मंदिरें थी, तो उनका कैसा उनका प्रबंधन जो है करना है, क्या है। कांकेर रियासतों के मंदिर का ये प्रशासनिक पुनर्गठन 1950 के दशक में ये किया गया था। इसके अलावा राजिम मेला आज जो है बहुत लोग जानते हैं। उस समय में देखिए ऐतिहासिक राजिम मेला भूमि बंदोबस्त एवं प्रबंधन विवाद हुआ था 1950 के दशक में। तो ये उनका भी विवरण लिखा गया है कि आखिर जो राजिम में मेला लगता है या फिर राजिम का क्या कुछ इतिहास है, उसको लेकर भी पूरा उससे संबंधित जो अभिलेख है 1950 के दशक का, ये पूरा जो है लगाया गया है। कैसे लिखा गया है, कौन से स्याही से आप देख पा रहे हैं, और जो है टाइपिंग किया गया है, या फिर ये खसरा राजिम मेले की भूमि एवं प्रबंधन से संबंधित जो अभिलेख 1950 के दशक का आप खसरा देख पा रहे हैं। तो ये उस दौर की जो कागज है वो सब आप देख पा रहे हैं। तो ये पूरा लगाया गया है। जैसे खैरागढ़ रियासत में गौटियाओं के भूमि अधिकारों से संबंधित अभिलेख है, वो भी यहाँ प्रदर्शनी में लगाया गया है। खैरागढ़ भी एक रियासत और उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है वो पूरा लगाया गया है। और एक चीज मैं बता दूं, भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति वो रायपुर दौरे पर आए थे। रायपुर दौरे के दौरान ही जैसे वो अनाथ विद्यालय पहुंचे थे, वहाँ जो अनाथ बच्चे हैं उनको नगद सहायता दिए थे, खादी विद्यालय पहुंचे थे। इसके अलावा बस्तर जिले के आदिवासी समुदाय को भी वो नगद जो है सहायता दिए थे। तो ये आप देख पा रहे हैं उससे संबंधित जुड़ी जो जानकारी। 1953 में भारत के राष्ट्रपति मध्य प्रदेश यात्रा के दौरान रायपुर आए थे। ये पूरा और ये महाकौशल राष्ट्रपति द्वारा जो घोषित सहायता राशि के जो वितरण से संबंधित अभिलेख हैं वो यहाँ पर लगाया गया है। देखिए कितने का जो सहायता दिए थे, और महाकौशल 1953 ये पूरा लगाया गया है यहाँ। तो ये आप देख पा रहे हैं। और एक जरूरी जो आपको मैं बता दूं दस्तावेज, रायपुर 1942 से 50 के बीच का ये हवाई अड्डे जो हवाई पट्टियों से संबंधित जो अधिग्रहण से संबंधित दस्तावेज है वो आप देख पा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी जो दस्तावेज है वो यहाँ पर प्रदर्शनी में लगाया गया है। तो बहुत ही ये अहम चीजें हैं जो जानना जरूरी है वो हमारे लिए, या फिर आज के डेट में कहें कि क्या कुछ इतिहास रहा है, तो ये सब प्रदर्शनी लगाया गया है। अब तो आके आप इसका अवलोकन कर सकते हैं, और यहाँ जो देखने आए हैं उनसे भी हम बातचीत करने का जो है प्रयास करते हैं, या फिर जो यहाँ प्रदर्शनी लगाए विभागीय अधिकारी उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है, क्या कुछ मोटिव है। मेरा नाम भाव्या शर्मा है। मैं 10th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हूँ और मैं रेगुलर विजिटर हूँ, और मेरे को आर्काइव्स वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है। आगे इंटर्नशिप के लिए भी इसी फील्ड में मैं देख रही हूँ। तो मैंने बहुत सारी जगह विजिट किया है, लाइक बिहार, राजस्थान, लखनऊ। जो भी आर्काइव्स की मीटिंग होती है या एग्जीबिशन लगते हैं, कैसे माइक्रोफिल्म में सब काम होता है, मैं सब जाके देख चुकी हूँ। और ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये बिहार से प्रिंट होके आते हैं, मुझे पता चला। और यहाँ की जो एग्जीबिशन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एक पेज या डायरी टाइप का मिलता है जिसमें आप व्यूअर्स का पॉइंट नोट किए जाते हैं। और मेरे को इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा जो इन्होंने एआई से रिलेट करके बनाया है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लाइक यंगस्टर्स और जेनजी के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और अगर कोई भी यहाँ पे पहले हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं लेता था, अब ज़्यादा लोग आके ये सब जो भी लगे उनको देख रहे हैं। और बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पे उसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो भी लगाया गया है, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। नाम नीलिमा शर्मा है। नीलिमा शर्मा, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, और मैं आर्काइव ही संभालती हूँ जहाँ पर यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार सप्ताह और अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस पर इस तरीके के ऐतिहासिक दस्तावेजों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य, इसका एक थीम होता है हर बार, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होता है।
इस बार है न्याय के लिए अभिलेखागार, अधिकार, स्मृति और भविष्य। मतलब ये लीगल पर्पस से अधिकार के लिए, तो उसी से संबंधित सरकार के नीति, नियम और निर्णय से संबंधित दस्तावेजों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और ये मध्य प्रांत एवं बरार और छत्तीसगढ़ से संबंधित है। सभी दस्तावेज को लगाने का मुख्य उद्देश्य अपने इतिहास की जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाना, जिससे वो जागरूक हो सके। और इसके बगल में ये विभाग है, यहाँ पर जो शोधार्थी है वो तो आते ही हैं, लेकिन आम जनता की क्या था, क्या हमारा इतिहास था, इसे अपरिचित हैं, उनको परिचित कराना, जन सामान्य तक इसकी जानकारी पहुंच करना, उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। जी, मेरा एक सवाल है, बहुत लोगों से मैं जानने का प्रयास किया, लेकिन एक जो है जो बुक में अलग जो लिखा है या फिर लोग बताते हैं, छत्तीसगढ़ का नाम कैसे पड़ा है? आप विभागीय जो है पद पर हैं, तो बता पाएंगे क्या? छत्तीसगढ़ का नाम क्या है? वो तो जो 18 जो किले थे छत्तीसगढ़ के, उसी के आधार पर ही छत्तीसगढ़ शब्द आया है। अच्छा, छत्तीसगढ़ आया। हाँ, तो पहले ये कौशल हुआ करता था, महाकौशल। दस्तावेजों में आप देखेंगे हर जगह महाकौशल लिखा हुआ है। जी जी। हाँ, जितना मैं देखा हूँ, अभी तक देख पाया हूँ, उसमें समझ में आया कि ये डॉक्यूमेंट्स हमारे विशेषकर छत्तीसगढ़ के इतिहास को जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आगामी पीढ़ी के लिए तो और आवश्यक है कि जाने कि हम किस रास्ते से चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो क्या कुछ इस डॉक्यूमेंट को देखने के बाद आपको लगता है कि ये मुझे नहीं पता था लेकिन आज मुझे ये पता चला है? कुछ ऐसा आप कोई डॉक्यूमेंट देख पाए हैं क्या? नहीं, किस तरह से डॉक्यूमेंट की बात नहीं है, उस समय का शासन तंत्र कैसे चलता था अधिकतर यह दिखाया गया है। जी जी जी। जैसे राजिम में मेले के भूमि संबंधी विवाद या कांकेर रियासत के मंदिरों के संबंध में जो नियम बनाए गए, प्रधानमंत्री के जन्मदिन मनाने पर स्थानीय अवकाश दिए जाने संबंधी जो पत्राचार हुए हैं, इस तरह की जानकारी है। ये इस तरह समझ जाइए कि मुख्य रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति के समय और ठीक विशेषकर रियासतों के विलीनीकरण के संबंध में यहाँ पर महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं कि जो एक तरफ पुराना रियासत और स्वतंत्र भारत के बाद उनका विलय होना, उसमें जो अलग अलग नियम थे। जैसे एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है इसमें आबकारी नियम का, बस्तर का एक अलग सांस्कृतिक रिवाज था, खान पान की व्यवस्था थी। जैसे महुआ से शराब बनाना वहाँ की संस्कृति से जुड़ा हुआ था, लेकिन एक कानून आ गया कि तो उस केंद्रीय कानून को या राज्य के कानून को वहाँ की संस्कृति से कैसे एकीकरण किया गया, इस संबंध में जानकारी महत्वपूर्ण है। कितना उपयोगी है आज के जो नए बच्चे हैं जो इससे नहीं भी जुड़े हैं, तो नए बच्चे को ये अपना जो इतिहास है वो जानना या फिर ये दस्तावेज देखकर जो अपने इतिहास को पढ़ना, देखना, जानना कितना जरूरी है, कितना उपयोगी? ये इसलिए बहुत उपयोगी है कि जानने की वास्तव में कैसा होता है, शासन व्यवस्था कैसे चलती है। जो व्हाट्सएप में जो मैसेज आते हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आसानी से उपलब्ध है, वो कितना सतही है वो यहाँ आके जान सकते हैं। वो कि इतिहास आसान चीज़ नहीं है, उसके लिए गंभीरता से अध्ययन किया जाता है, उसके लिए पढ़ने लिखने की ज़रूरत होती है। ये चैट बैट से नहीं जाना जा सकता। मेरा नाम प्रभात कुमार सिंह है और मैं पुरातत्ववेत्ता के पद पर कार्य कर रहा हूँ। ये जो प्रदर्शनी लगाए हैं, जो जितने भी दस्तावेज है, अभिलेख है उनका, तो क्या कुछ उद्देश्य है, क्या कुछ मोटिव है? जी, दरअसल अभिलेखागार की जो प्रदर्शनी है वो यूनेस्को की एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख परिषद। वो ऐतिहासिक अभिलेखों के संबंध में आम जनता को, लोगों को जागरूक करने के लिए, उसके ऐतिहासिक महत्व को जानने के लिए, उनके संरक्षण के लिए प्रयास करने के लिए ये हर साल एक थीम पे ये आयोजन की जाती है।
इस साल जो है अभिलेखागार न्याय के लिए ये विषय रखा गया है और उसी विषय को अनुसरण करते हुए हम लोगों ने हमारे यहाँ जो अभिलेखागार में ऐतिहासिक अभिलेख हैं, खास करके नीति नियम या सरकार के निर्णय कैसे बनते हैं, उनकी प्रक्रिया क्या होती है, इनसे संबंधित दस्तावेजों को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है ताकि लोग आएं और इनके माध्यम से जो हमारे अतीत की बातें हैं, इतिहास की बातें हैं, उन सूचनाओं को प्राप्त करें। ठीक है, 1938 का हम दस्तावेज देख पा रहे हैं, आप प्रदर्शनी में लगाए हैं। तो ये जो दस्तावेज है वो कैसे मिला, या फिर इसका जो हार्ड कॉपी है आज भी छत्तीसगढ़ में किसी जगह पे है क्या, या फिर छत्तीसगढ़ बनने से पहले जो मध्य प्रदेश उस जमाने में तत्कालीन समय में रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट कहाँ है, या इसको डिजिटल वो में ही लाए हैं यहाँ? देखिए छत्तीसगढ़ के पहले हम मध्य प्रदेश थे और मध्य प्रदेश के पहले हम सीपी एंड बरार हुआ करते थे। तो सीपी एंड बरार जब ये प्रदेश था, उस समय जो अभिलेख हैं वो नागपुर राजधानी हुआ करती थी, नागपुर में थी। और उसके पश्चात जब मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 में बना, तो जो मध्य प्रदेश से संबंधित अभिलेख थे वो भोपाल आर्काइव में चले गए। और 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो अभिलेख तो चूंकि दोनों ही राज्यों से संबंधित है, बेसिकली जो छत्तीसगढ़ राज्य बना है वो मध्य प्रदेश से ही कार्य होके बना है। तो मूल अभिलेख अभी भी भोपाल राजकीय अभिलेखागार में है और वहाँ से उनके जो डिजिटल कॉपीज हैं और हार्ड कॉपीज हैं और माइक्रोफिल्म, 3 माध्यमों में यहाँ पे लाई जा रही है। अभी तक करीब 15 लाख पृष्ठों का डिजिटल कॉपी यहाँ पे आ चुका है। आजकल आप देख रहे हैं जो है पंचायती राज है, आधुनिक दौर है, तो एक आम जन को यदि कोई समस्या है, कोई अर्जी है, तो डायरेक्ट अधिकारी के पास जाते हैं, उनके कार्यालय में, या फिर अपने जनप्रतिनिधि के पास जाके वो आवेदन देते हैं या शिकायत करते हैं। जैसे सुशासन तिहार अभी चल रहा है छत्तीसगढ़ में, तो वही हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज यहाँ पर आए हैं उस जमाने के, जो राजा महाराजाओं के जमाने में यदि एक आम जो व्यक्ति है उनकी कुछ शिकायत करना या कुछ अर्जी देना रहता था, तो क्या कुछ प्रक्रिया थी, कैसा उनका फॉर्मेट था, किनके पास जाते थे? हम जो शोधार्थी हैं उनसे जानेंगे। अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम शिखा सराफ है और मैं इतिहास की छात्रा हूँ। मैं पीएचडी कर रही हूँ हिस्ट्री में और मेरा टॉपिक है द हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ रतनपुर सिटी इन दक्षिण कौशल। आपका जो सवाल है कि पिछले ज़माने में रियासतों में अपना जो बात है सुशासन तक या शासन तक कैसा पहुँचाया जाता था, तो इसमें मैं कहना चाहूँगी इसका कोई हमें साक्ष्य तो ऐसे नहीं मिलता है, परंतु एक किंवदंती है कि जब भी हमें अपनी अर्जी या हमारी बात सुशासन तक पहुँचाना रहता था या शासन तक पहुँचाना रहता था, तो हम उनसे जाके मिलते थे और अपनी बात उनके सामने रखते थे, या फिर द्वारपाल के माध्यम से, या फिर जो और बीच में मीडियम्स रहते थे जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, या फिर उनके नीचे जो सब पोस्टर्स रहते थे। जैसे अगर हम देखें तो कलचुरी काल में बहुत सारे लोग रहते थे, उनके नीचे नीचे सूबेदार ऐसे। और अगर हम मराठा कालीन में देखें तो फडनवीस, बहुत सारे लोग रहते थे जो टैक्स कलेक्ट करते थे, तो वो उन तक वो माध्यम से अपनी बातें पहुंचाते थे। क्योंकि परगना सिस्टम था, तो उसमें भी क्या होता था कि जो जब सामने वाले टकोली कलेक्ट करने जाते थे, हर एक ग्राम से टकोली कलेक्ट किया जाता था, तो उन्हें अपनी बात बताई जाती थी, या तो उनको चिट्ठी लिख के दी जाती थी और वो चिट्ठी शासन तक पहुंचाई जाती थी। उसके माध्यम से हम अपनी अर्जी वहाँ पे लगा सकते थे। तो ऐसा ही हम पुराने ज़माने में देखने को हमको मिलता है और ये एक सिर्फ किंवदंती है, हमें इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है, क्योंकि हम इतिहास के छात्र हैं तो साक्ष्य पे बात करते हैं, बट ये एक किंवदंती मिली है। मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी है, चाहे वो राज शर्मा की बुक्स हो, वीवी मिरासी सर की बुक्स हो, तो उसमें भी यही चीज़ दिया गया है। रमेंद्रनाथ मिश्र सर की बुक्स हो, मैंने बहुत सारी बुक्स छत्तीसगढ़ की पढ़ी है, सुंदरलाल शर्मा जी की बुक भी है, तो उसमें सब में यही लिखा है कि ये किंवदंती थी कि अगर कोई जैसे टकोली कलेक्ट करने जाते थे या फिर कोई ग्राम में सूबेदार जाते थे, तो उन्हें ये प्रॉब्लम बताई जाती थी कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हम ये नहीं कर सकते, और उसी के बेसिस पे एक लेटर लिखा जाता था और वो लेटर उनके माध्यम से पहुंचाया जाता था। तो आप लोगों ने सुना क्या कुछ इतिहास है, क्या दस्तावेज यहाँ लगे हैं, जो यहाँ पर विजिटर आए हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, कितना जरूरी है
कितना उपयोगी है ये आने वाले जनरेशन के लिए जानना इतिहास को, और यहाँ के जो विशेषज्ञ हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ इतिहास रहा है, चाहे हम छत्तीसगढ़ के बारे में बताएं या फिर रायपुर राज, रतनपुर राज, सभी के बारे में बड़े विस्तार से बताएं। इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपको, क्या इससे पहले आप कहीं पढ़े थे या सुने थे, ये हम तक आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर पहुंचाएं और ऐसे खबरों के लिए बने रहिए श्री राज न्यूज के साथ।